Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Civil Procedure Code. In the last class of Civil Procedure Code, we have already discussed the introduction about the civil procedure. मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था किस प्रकार से सिविल प्रोसीजर कोड जो एग्जिस्टेंस में आया। उससे सबसे पहला जो लॉ बना था सिविल प्रोसेस 1859 में बना था, उसके बाद 1877 का बिल आया जो 1882 में पास किया गया और उसके बाद जो 1909 में आया। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि इसको जो असेंट मिली थी गवर्नर की वो 21 मार्च 1908 को मिली थी और इसको लागू किया गया था 1 जनवरी 1909 से। ये सिविल प्रोसीजर कोड इसलिए है क्योंकि सिविल मैटर्स से जो हमारे राइट्स बनते हैं सिविल मैटर्स में, तो उनके रिगार्डिंग किस प्रकार से कोर्ट जो गवर्न करेगी, उन केसेस को कैसे हैंडल करेगी, जो सिविल सूट्स वगैरह होते हैं उनके रिगार्डिंग मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझा दिया था। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर जो है प्लेलिस्ट को आप सर्च कीजिए, सीपीसी की क्रैश कोर्स, सीपीसी क्रैश कोर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें मैंने डिटेल में जितना भी क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जितना प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उतना मैंने उसको कवर करवाया है। अभी डिटेल डिस्कशन मैंने स्टार्ट नहीं करवाया क्योंकि डिटेल डिस्कशन करवाने के चक्कर में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि हम फर्दर जो है एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाएंगे। और ये मेरा जो मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ जुडिशरी के पर्पज से कर रही हूँ, तो आप सभी जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स पे है। कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो सीपीसी में यूज किए जाते हैं, हमें सबसे पहले उन वर्ड्स को समझना पड़ेगा। जब आप उन वर्ड्स को अच्छे से समझ लोगे तो उसके बाद आपको फर्दर किसी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट अराइज नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स की जब हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जब तक ये पता नहीं होगा तो कि ये टर्म्स क्या है, तो हम जब सीपीसी को पढ़ेंगे, बेयर प्रोविजंस पढ़ेंगे, तो हमें थोड़े से इश्यू हो सकते हैं। Important terms of civil procedure code. This is the title of our lecture. First word is adjudication. Adjudication actually में क्या होता है? To adjudicate means to decide on a matter or issue in controversy by a competent authority. किसी भी competent authority, मान लीजिए कोर्ट्स हैं, एसडीएम कोर्ट्स हैं, डीसी कोर्ट्स हैं, डीएम कोर्ट्स हैं, या कोई भी ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर उनको कोर्ट की प्रोविजन दिए गए हैं या competent authority उन्हें माना गया है, उन मैटर्स में जब कोई फैसला डिसाइड किया जाता है किसी भी एक ऐसे इश्यू पर, ऐसे मुद्दे पर जो विवादों में था, कंट्रोवर्सी में था, तो उसे एडजुडिकेशन कहेंगे। अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो जब मान लीजिए आपका सिविल सूट आपने फाइल किया, कोर्ट में फाइल किया, कोर्ट ने सामने वाली पार्टी को, यानी कि जब आप फाइल करोगे आप प्लेंटिफ बन जाओगे, सामने वाली पार्टी को सम्मन भेजा गया कि आप आइए जी, एक प्लेंट की कॉपी के साथ भेजा जाएगा कि आप आइए, आप अपना ग्राउंड रखिए, आप अपनी तरफ से पेश होइए और आप अपना जवाब दीजिए कि क्या ये जो एलिगेशंस, क्या ये आरोप आप पर लगे हैं वो आरोप सही है। अगर वो आकर उनको एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ जी ये आरोप सही है, या वो रिजेक्ट करता है, तो वो रिटन स्टेटमेंट में वो जवाब देगा। उसके बाद धीरे धीरे बातें आएंगी, दोनों साइड के एविडेंसेस आ जाएंगे, P1, PW1 और DW1, पहला एविडेंस, फिर ऐसे सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे आ जाएंगे। एविडेंसेस आने के बाद दोनों पार्टीज की क्रॉस एग्जामिनेशंस हो जाएंगी, फिर आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे। आर्ग्यूमेंट्स के बाद जब पार्टी को कोर्ट के द्वारा सुना गया, दोनों पार्टीज को, उनके एविडेंसेस को भी देखा गया, फिर कोर्ट को लगता है कि हाँ अब फाइनल जजमेंट आ सकता है। तो जब दोनों पार्टीज को सुनवाई का प्रॉपर मौका दिया गया है, राइट ऑफ हियरिंग दिया गया, प्रिंसिपल और नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया गया, उसके बाद जो फाइनल जजमेंट निकल के आता है वो क्या होता है? एडजुडिकेशन होता है। यानी कि जो डिक्री पास होती है या जो जजमेंट आता है वो क्या होता है? एडजुडिकेशन होता है। सिंपल वर्ड्स में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। फिर बात आती है राइट्स। राइट्स क्या होते हैं? लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट इज राइट, कानूनी तौर पर जिसको सुरक्षा दी गई है वो राइट है। मैं कहीं जा रहा हूं, रास्ते में किसी ने मेरे पर गंदा पानी फेंक दिया, तो वो क्या है, वहां मेरा राइट था कि मुझे अपने आप को सिक्योर करना, लेकिन उस गंदे पानी से इतना बड़ा भी इशू राज नहीं हो रहा कि आप सिविल सूट फाइल करो। मान लीजिए आप जा रहे हो और आपको किसी ने चोट मार दी, आप सिविल केस भी फाइल कर सकते हो कि आपको चोट लगी नहीं लेकिन आपकी गाड़ी को लगी, गाड़ी के ऊपर कुछ नुकसान हो गया, तो आप डैमेजेस का सूट फाइल कर सकते हो, वहां आपका राइट था। अ पर्सन्स राइट इज, आज अगर मेरा कोई राइट है कि मुझे मेरी गाड़ी पर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो मैं क्लेम ले सकता हूं, तो मेरी भी ये ड्यूटी बनती है कि मैं सामने वाली गाड़ी को भी प्रोटेक्ट करूं। तो जब मुझे अपना राइट क्लेम करना है तो मुझे दूसरे की जो ड्यूटी है, दूसरे के प्रति जो मेरी ड्यूटी है उसको भी अच्छे से निभाना पड़ेगा। तो आप सिंपल सेंस में कह सकते हो कि एडजुडिकेशन का मतलब है किसी मैटर को डिसाइड करना ऑन मेरिट्स। यहां पर वर्ड यूज करेंगे हम, ऑन मेरिट्स पर डिसाइड होगा, ऑन
मेरिट्स, मेरिट्स पर डिसाइड होगा फाइनल जजमेंट। फिर बात आ रही है लीगली प्रोटेक्टेड राइट जो है वो क्या होता है, वो इंटरेस्ट होता है, आपका राइट का इंटरेस्ट है। फिर प्लेंट, प्लेंट क्या होती है, देखिए इट इज द प्लेडिंग ऑफ द प्लेंटिव, प्लेंटिव यानी कि जो कंप्लेंट कर रहा है उसको प्लेंटिव बोला जाता है। प्लेंट की फॉर्म में जो कंप्लेंट है उसको प्लेंट बोला जाता है। और उसमें क्या होता है, उसके वर्जन, उसके जो राइट्स है, उसके असर्शन, उसको वो एक्सेप्ट करता है, बताता है कि मेरे ये राइट्स का हनन हुआ, वो जो प्लेंट में लिखा जाएगा। रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज द प्लीडिंग। देखिए प्लीडिंग हैज टू पार्ट्स, प्लीडिंग हैज टू पार्ट्स, मैं लिख रही हूं यहां पर। प्लीडिंग्स हैज टू पार्ट्स। वन क्या है, प्लेंट, जो प्लेंटिव, जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है वो प्लेंट फाइल करेगा। और सेकंड होता है रिटन स्टेटमेंट, जो डिफेंडेंट होता है वो अपना जवाब दावा जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसे रिटन स्टेटमेंट बोला जाता है। तो वो होता है रिटन स्टेटमेंट, जवाब दावा दिया गया है, शिकायत की गई है, सूट फाइल किया गया। तो प्लीडिंग हैज टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज प्लेंट, सेकंड इज रिटन स्टेटमेंट। यहां पर आप प्लीडिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो और प्लीड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका प्लीडिंग। फिर रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज द प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट की तरफ से जो उसका जवाब दावा आता है वो प्लीडिंग होती है, रिटन स्टेटमेंट बोला जाता है। और उसे क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस भी बोला जाता है, अपने बचाव के लिए जो स्टेटमेंट दी जाती है। एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। आज मान लो मैं कुछ कबूल कर रहा हूं या जो मैं अपने दावे लगा रहा हूं, अपने जो राइट की डिमांड कर रहा हूं, वो एफिडेविट की फॉर्म में दूंगा। उसमें क्या होगा, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो प्रूव करता है आपकी प्लीडिंग में कितनी सच्चाई है और दूसरी पार्टी को उसकी नॉलेज थी या नहीं थी। तो ये रिटन स्टेटमेंट में जो भी प्लीडिंग दी जाएगी या प्लेंट में जो भी लिखा जाएगा वो सब एफिडेविट के साथ होता है। एफिडेविट के बिना कोर्ट अलाउ भी नहीं करता। नेक्स्ट है हमारा जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन क्या होता है, इट मीन्स कॉम्पिटेंसी और अथॉरिटी टू डिसाइड, कि जो कोर्ट है उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर, और वो डिसाइड कर सके उस मैटर के, जो भी मैटर उसके बाद कंट्रोवर्सी में आया है उसको एडजुडिकेट कर सके। एडजुडिकेट, देखिए कई प्रकार के जुरिस्डिक्शन होते हैं। नॉर्मली मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए एक होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल, ठीक है। एक होता है सब्जेक्ट मैटर का, एक होता है पेक्यूनरी। तो इस प्रकार से काफी जुरिस्डिक्शंस होते हैं जो हम अच्छे से आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। टेरिटोरियल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है कोई, मैं मान लो यहाँ एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रही हूं। एक प्रॉपर्टी है, ये वाली एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी जो है ये है, एक प्रॉपर्टी ये है, एक प्रॉपर्टी ये है। ए जो है कोर्ट में जाता है, वो इस प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में जो है सूट फाइल करता है, ठीक है। अब ये जो दायरा दिया हुआ है ना, इस दायरे में कौन सी कोर्ट के पास पावर है, इलाका मजिस्ट्रेट, जैसे आप क्रिमिनल मैटर में देखते हो इलाका मजिस्ट्रेट है, उसी प्रकार से कुछ एरिया जो है जजेस को डिसाइड किया होता है और उसी एरिया के हिसाब से जजेस जो है वो डिसाइड करते हैं कि क्या उनके एरिया में है या नहीं है, जुरिस्डिक्शन उनका पड़ता है या नहीं पड़ता। ये हम डिटेल में आगे करेंगे जब जुरिस्डिक्शन का कंसेप्ट आएगा। फिर बात आती है सिविल राइट्स क्या होते हैं। सिविल राइट्स होते हैं वो प्राइवेट पर्सन के होते हैं। जैसे मेरा किसी व्यक्ति के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, वो मेरा सिविल राइट्स है। अगर मान लो कोई क्राइम किया गया है तो उसमें क्या है कि एक एफआईआर दर्ज की जाती है क्रिमिनल मैटर्स में, और स्टेट जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके अंदर एक प्रोसिक्यूशन का जो है ड्यूटी निभाती है, प्रोसिक्यूशन के रूप में अपने आप को पेश करती है। तो वो क्या होता है, पब्लिक राइट्स हो गए। ये सिविल राइट्स होते हैं जो किसी प्राइवेट पर्सन से ही आप डिमांड करते हो। हालांकि स्टेट से भी हम डिमांड करते हैं, सिविल केसेस स्टेट के अगेंस्ट भी होता है, बट नॉर्मली जो है ये सिविल राइट्स ये कहा जाता है कि दीज आर द राइट्स दैट वी गेट बाय वर्च्यू ऑफ द प्राइवेट पर्सन। नॉर्मली प्राइवेट पर्सन के जब राइट का वायोलेशन होता है उसे सिविल राइट्स बोला जाता है। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, द फैक्ट्स विच गिव राइज टू अ सेट ऑफ एक्शन, जो एक ऐसा तथ्य, एक ऐसा कारण बन गया जिसकी वजह से कोई भी कोर्ट में जाके व्यक्ति जो है अपने राइट्स को क्लेम करता है दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, वो कॉज ऑफ एक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक कार है, ठीक है, एक व्यक्ति है मान लो ए,
ये इसका ओनर है। बी कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया, इसके ऊपर वार कर दिया, कार के ऊपर, कार को डैमेज हुआ, नुकसान हुआ। जिस टाइम कार का डैमेज हुआ उसी टाइम कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया ए के लिए। ए इसी आधार पर कोर्ट में जाके अपना केस क्लेम करेगा। कॉज ऑफ एक्शन को आप सिंपल सेंस में कह सकते हो कि जब किसी के राइट का वायलेशन जिस टाइम पर किया गया उसी टाइम वो कॉज ऑफ एक्शन वहां से अराइज हो गया कि अब मेरे पास कॉज मतलब कारण, एक्शन मतलब कोई भी एक्टिविटी करने का, प्लेंट फाइल करने का, कंप्लेंट देने का एक कारण हो गया मेरे पास कि इस वजह से मेरे इस राइट का ये वायलेशन हुआ है, इसलिए मुझे कोर्ट में जाकर अपने वो राइट को क्लेम करना है। जिस ग्राउंड पर वो राइट अपना क्लेम करेगा उसी ग्राउंड को द कॉज ऑफ एक्शन बोला जाता है। फिर बात आती है फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, ये मैंने आपको एग्जांपल लिया, ठीक है। ए की गाड़ी है, बी ने पत्थर मारा, ठीक है। अब ए ने प्लेंट फाइल कर दिया, सम्मन के साथ बी के पास वो मैटर पहुंचा। बी डिफेंडेंट है, बी आके कहता है जी मैंने तो कोई पत्थर नहीं मारा, ए कहता है पत्थर मारा। अब दोनों जो किसी एक चीज के ऊपर हामी नहीं भर रहे हैं तो वो क्या हो गया, ये जो फैक्ट है पत्थर मारना, वेदर बी थ्रो अ स्टोन ऑन द एज कार, ए की कार पर पत्थर मारा या नहीं मारा, ये क्या बन जाएगा, फैक्ट इन इश्यू बन जाएगा। फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, द फैक्ट विच आर अफर्म्ड बाय वन पार्टी। यहां पर वन पार्टी क्या है, ए है, और सेकंड पार्टी क्या है, बी है। जब एक व्यक्ति द्वारा कोई भी फैक्ट है उसको अफर्म किया जाता है, कबूल किया जाता है, दूसरी पार्टी जो है उसको मना कर रही है, वो क्या हो जाता है, फैक्ट इन इश्यू हो जाता है। कोर्ट में वही तो एक इश्यू बच गया ना, जिसके ऊपर विवाद है, जिसके ऊपर एविडेंस देने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, फैक्ट इन इश्यू बन जाएगा। जो इश्यू फ्रेमिंग होती है वो बाद में कोर्ट करेगी कि क्या ये इश्यू फ्रेम होते हैं। फ्रेमिंग ऑफ इश्यू वैसे क्रिमिनल केसेस में होता है, जहां पर ये मुद्दे जो होते हैं उनको फ्रेम किया जाता है जज के द्वारा कि ये मुद्दे हैं और इनके ऊपर क्रिमिनल केस चलेगा। फैक्ट इन इश्यू जो है सिविल मैटर्स में होता है। फिर प्लीडिंग क्या होता है, प्लीडिंग को मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि प्लीडिंग इज द प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट ऑफ पार्टीज होता है। इट इज द मैटर विच द पार्टीज जो है कोर्ट के सामने लिखित दस्तावेज, लिखित जो कंप्लेंट पेश करती है उसे प्लीडिंग बोला जाता है। समन्स क्या होते हैं, इट इज ए डॉक्यूमेंट, एक ऐसा दस्तावेज होता है तो कोर्ट के द्वारा इश्यू किया जाता है किसी भी व्यक्ति को पेश होने के लिए। ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट, अब ए को ही वहां पे खर्चा भरना पड़ता है। जब बी के लिए सम्मन जाता है तो सम्मन की जो पेमेंट है वो भी ए को देनी पड़ती है। और उस मैटर के अंदर जो है जब सामने वाले व्यक्ति को कोर्ट सम्मन इश्यू करेगी तो कोर्ट के सील और सिग्नेचर जो जज है जिसके पास वो केस गया उनको वो सिग्नेचर और सील देना पड़ता है। सम्मन जो है वो ऑर्डर 5 में डील करता है, प्लीडिंग ऑर्डर 6 में, प्लेंट ऑर्डर 7 में और रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 8 में। अब बात आती है दस्ती सम्मन। दस्ती सम्मन क्या होता है, मान लीजिए प्लेंट ने केस फाइल किया, सूट फाइल किया, ऑर्डर हो गए, सम्मन जारी हो गए। अब प्लेंटिफ ये कहता है जी मैं डिफेंडेंट को खुद बाय हैंड जाके दे दूंगा, या कोई भी व्यक्ति जो प्लेंटिफ है वो पर्सनली देने की बात करता है उसे दस्ती सम्मन बोला जाता है। गिविंग सम्मन्स बाय हैंड, सम्मन्स बाय हैंड है द सम्मन्स विच द प्लेंटिफ पर्सनली गिव करता है, पर्सनली देता है। किसको देता है, वो डिफेंडेंट को देता है। अब बात आती है सेट ऑफ की। सेट ऑफ क्या होता है, इट इज ए काइंड ऑफ क्रॉस क्लेम फॉर द रिकवरी ऑफ मनी विच द डिफेंडेंट रेजेस अगेंस्ट द क्लेम ऑफ डिफेंडेंट, अगेंस्ट द क्लेम ऑफ प्लेंटिफ। यहां पर वर्ड यूज होएगा प्लेंटिफ। तो सबसे पहले तो हम इसको कट करते हैं, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं प्लेंटिफ। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इसमें सेट ऑफ क्या होता है, मान लीजिए ए ने कोर्ट में, ए गया कोर्ट में, ठीक है, ए कोर्ट में गया, ए जाता है कोर्ट में, कहता है जी मुझे तो बी से 50,000 रुपए लेने हैं, मेरी रिकवरी ऑफ मनी करवाइए। बी आके एक और सूट फाइल कर देता है, क्रॉस क्लेम क्रेस सूट फाइल कर देता है, यानी कि उसी में कह सकता है वो क्लेम करता है कि जी इसने मेरे से 50,000 लेने हैं लेकिन मैंने इससे 70,000 रुपए लेने हैं, तो मेरे इसके जो 50,000 रुपए हैं वो मेरे 70,000 में से आप सेट ऑफ कर दीजिए।
सेट ऑफ कर दीजिए, यानी कि मैंने इससे कुछ रुपया मांगना है, उसी को उसमें सेट ऑफ किया जाए, ये सेट ऑफ हो जाता है। इसके साथ एक और टर्म यूज होती है काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम में क्या होता है, ए ने सूट फाइल किया 50,000 के लिए, बी भी सूट फाइल कर देता है, काउंटर क्लेम करता है जी मुझे भी इससे 70,000 लेने हैं, तो पहले मेरे रुपए दिलवाइए, फिर जाके वो 50,000 का क्लेम होगा। तो एक तरीके से सेट ऑफ और काउंटर क्लेम दोनों क्रॉस क्लेम ही होते हैं, रिकवरी ऑफ मनी के लिए होते हैं। सेट ऑफ जो है रिकवरी ऑफ मनी के लिए होता है, विच द डिफेंडेंट ने क्लेम रेज किया प्लेंटिफ के लिए, तो उसी के अंदर क्रॉस क्लेम दूसरी पार्टी के द्वारा होता है। अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट का नॉर्मल सेंस में बदलाव होता है, ऑल्ट्रेशन किसी प्रकार का बदलाव या चेंज करना किसी प्लेडिंग। मान लीजिए आज प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया, उसमें वो एक दो फैक्ट लिखना भूल गया, वो बाद में अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करवा सकता है। ऑर्डर 6 रूल 17 है जो बात करता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की। और इसी तरीके से जवाब दावा दे दी गया, रिटर्न स्टेटमेंट दे दी गई, लेकिन उसमें कुछ न कुछ चेंजेस रह गया था जो करना है, उसको बाद में कोर्ट की परमिशन से दिया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। पर कोर्ट कहता है कि जितना जल्दी हो सके उसको आप करवाइए, ऐसा नहीं कि अब जजमेंट आने वाला है उस टाइम आप कहते हो जी मुझे तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करना है, उस टाइम नहीं होगा। फिर बात आती है डिक्री। डिक्री क्या होता है, इट इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन। सेक्शन 2 का क्लोज 2 कहता है, 2 का 2 पार्ट कहता है डेफिनेशंस में कि फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, इनकी एक रिटर्न दावा ही होता है, एक तरीके से रिटर्न फॉर्म में कोई दस्तावेज होता है जिसमें जजमेंट होता है सूट का, और इसमें जो पार्टीज के राइट्स और जो डिटरमाइन किए जाते हैं, एडजुडिकेशन होता है, दोनों पार्टीज को प्रॉपरली मौका दिया जाता है। तो डिटेल में हम करेंगे सेक्शन 2 का क्लोज 2। अटेंडेंस क्या होती है, ये जैसे हम क्लास में अटेंडेंस लगाते हैं ना टीचर्स हमारी, उसी तरीके की एक अटेंडेंस होती है। इसका मतलब होता है कि पेश होना, एक फिक्स कर दिया गया डेट और डे दे दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उस दिन जो है कोर्ट के अंदर उस व्यक्ति को प्रेजेंट होना पड़ेगा, दैट इज सेड टू बी अटेंडेंस। एडजमेंट क्या होता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, इसे बोला जाता है एडजमेंट। जैसे कि दामिनी मूवी में सन्नी देओल कहते हैं तारीख पर तारीख, इसका मतलब है कि सस्पेंड कर देना, दो पार्टी के बीच में सुनवाई थी उसको रोक दिया गया है कुछ समय के लिए, यानी कि एक आगे तारीख दे दी गई है। एडमिशन क्या होता है, ये स्कूल का एडमिशन नहीं है, कॉलेज का एडमिशन नहीं है। एडमिशन का मतलब है एडमिट करना, कबूल करना। इट एडमिट्स मीन्स टू एडमिट अ फैक्ट, एक फैक्ट को कबूल करना कोर्ट के सामने। इट में बी एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को कबूल करना भी हो सकता है, किसी स्टेटमेंट को कबूल करना, किसी फैक्ट को कबूल करना, या कोई दूसरी चीज भी हो सकती है। जब एडमिशन का ऑर्डर हम करेंगे तब हम इसको डिटेल में करेंगे। एडमिशन जो है ऑर्डर नंबर, साथ में बेरक भी निकाल लीजिए, ऑर्डर नंबर 12 में होता है एडमिशन। तो बार बार क्या है कि आपकी रिवीजन हो जाएगी। जजमेंट क्या है, ऑर्डर 20 में होता है। इट इज द कंक्लूजन ऑफ ए केस, ये क्या होता है, किसी भी केस का एक निष्कर्ष होता है। वेयर द जज डिसाइड, जहां पर जज जो है मेरिट्स पर डिसाइड करता है। इट इज गिवन आफ्टर द फाइनल हियरिंग, ये फाइनल हियरिंग के बाद दिया जाता है जजमेंट। ऑर्डर 20 में इसकी बात की गई है। इंडिजेंट पर्सन, इंडिजेंट का मतलब पुअर, पुअर व्यक्ति जिसके पास रुपया नहीं है, बहुत ज्यादा पुअर, इसको पॉपर भी बोलते हैं। पहले इंडिजेंट था, पॉपर की फॉर्म में भी, पहले पॉपर था, अब इंडिजेंट बोला जाता है इसको। तो उसके अंदर क्या है कि उसके पास कोर्ट में फीस देने के लिए नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है, और जो है कोर्ट उसको अलाउ कर देगी उसकी एप्लीकेशन को। उसमें कुछ कंडीशन है कि इंडिजेंट किसे बोला जाता है और किस हिसाब से उसको छूट मिलती है। इंडिजेंट के लिए ऑर्डर नंबर है 33, तो आप माइंड में रखिएगा, इसे लिख दूं क्या या मैं, चलो लिख ही देती हूं मैं। ऑर्डर 20, ये ऑर्डर 20 है, ये है, सॉरी ऑर्डर 12 है ये। ऑर्डर 12, ये जो है ये है ऑर्डर 20, ये जो है ऑर्डर 33। फिर है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, देयर कैन बी मैनी ऑर्डर गिवन, कोर्ट के द्वारा अलग अलग ऑर्डर दिए जाते हैं। ऑर्डर मतलब एक आदेश होता है, वो भी रिटन फॉर्म में होता है। तो इसमें हर ऑर्डर जो है अपीलेबल नहीं होता, हर एक ऑर्डर को आप अपील नहीं कर सकते, आगे जाके ये नहीं कह सकते मुझे इसमें अपील लेनी है। ऑर्डर जो है डिक्री से अलग होता है। डिक्री क्या फाइनल जजमेंट होता है। ऑर्डर की डेफिनेशन शायद सेक्शन 2 के 9 क्लोज में दिया हुआ है, तो आप डेफिनेशन क्लोज भी साथ में ओपन कर लीजिए, जिससे साथ साथ आपको पढ़ना इजी हो जाएगा और माइंड में रह जाएगा। सेक्शन 2 का 14 है ऑर्डर, यहां भी लिख देती हूं मैं, सेक्शन 2 का 14।
लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से उत्तराधिकारी होते हैं। उत्तराधिकारी का मतलब जो कोर्ट में लॉ का हेयर अलग होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलग होते हैं। जो कोर्ट में किसी के भी द लीगल हेयर ऑफ ए डिजीज, किसी भी मृत व्यक्ति के लीगल हेयर्स हो सकते हैं, या वो व्यक्ति हो सकता है जो उसको कोर्ट में प्रेजेंट कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट में उसको प्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी डेथ के बाद जो व्यक्ति प्रेजेंट करेगा या लीगल हेयर है, वो क्या होंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे। ऑर्डर नंबर 2 का 11 जो है ये बात करता है। ऑर्डर 211 ऑर्डर नहीं, सॉरी, सेक्शन 2 का 11 ये बात करता है। रेप्लिकेशन क्या होता है? रिप्लाई होता है। जैसे होता है ना कि एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन, दो तीन तरीके की चीज होती है। तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है कि रेप्लिकेशन, प्लेंटिफ ने आंसर दे दिया या रिप्लाई दे दिया डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट का। पहले तो प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की, फिर डिफेंडेंट के पास सम्मन गई, डिफेंडेंट अपना जवाब दावा देता है। उस जवाब दावे में आगे जब प्लेंटिफ जो जवाब देता है उसे बोलते हैं रिप्लाई, उसे रेप्लिकेशन बोला जाता है। तो इसे क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे कि प्लेंटिफ आंसर और रिप्लाई। रिजॉइंडर क्या होता है? इट इज अ डिफेंडेंट्स रिप्लाई टू द प्लेंटिफ्स रेप्लिकेशन। अब मान लो डिफेंडेंट ने रिप्लाई दिया है प्लेंटिफ के एप्लीकेशन रेप्लिकेशन का, और कुछ इंटरिम एप्लीकेशन भी होते हैं, उसे रिजॉइंडर बोला जाता है। कोई और एप्लीकेशन भी दायर की गई है, एप्लीकेशन फाइल की गई है इंटरिम ऑर्डर के लिए, इंटरिम इंजंक्शन के लिए, उसके रिगार्डिंग। और ज्वाइंडर, ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर, वो जो है ऑर्डर 1 में डील करेगा, वो हम अलग डिस्कस करेंगे। रिजॉइंडर का मतलब है डिफेंडेंट ने रिप्लाई दिया प्लेंटिफ के रेप्लिकेशन का। अटैचमेंट क्या होता है? दो व्यक्तियों का अटैचमेंट है, ये ऐसा अटैचमेंट नहीं है। इसका मतलब है सीज करना, किसी की प्रॉपर्टी को अटैच कर देना, जोड़ देना। कि मान लीजिए किसी अधिकारी, जैसे जनरल मैनेजर है रोडवेज का या कोई और अधिकारी है, वो जो है कोर्ट में डिग्री एग्जीक्यूट हो रही है और उसके लिए वो डिग्री प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं की गई है, तो उसकी गाड़ी को इंपाउंड कर दिया, अटैच कर दिया। तो इसी प्रकार से जो डिमांड्स है प्लेंटिफ की, जो एग्जीक्यूशन के टाइम पर जो डिमांड्स है, या प्लेंटिफ ये कहता है कोर्ट में, जी ये व्यक्ति बाहर भाग सकता है, इसकी प्रॉपर्टी सीज कर दीजिए, प्रॉपर्टी अटैच कर दीजिए, तो उस मामले में अटैचमेंट की जाती है जब ये डर होता है कि या तो प्रॉपर्टी जो है डिफेंडेंट सेल कर देगा या उस कहीं बाहर चला जाएगा। तो आज हमने 25 ये टर्म्स कर ली है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे आज के वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, फर्दर जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाए। और हार्डवर्क करते रहिए और सब्र का बांध मत तोड़िए कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, हो जाएगा, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। जो मेहनत आप कर रहे हो कभी वेस्ट नहीं जाती। हार्डवर्क ऑलवेज पेज। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।